हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। तो दोस्तों, हमने ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने स्टेट 1 में देखा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़ को, और एमसीक्यूज़ के थ्रू ही हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया था। तो हम लेकर आए हैं स्टेट 2, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम को थ्रू एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एमसीक्यू के थ्रू ही हम उसके हर एक पॉइंट्स को देखेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से ट्रिब्यूटरी से कहाँ पर आकर मिलती है, और ये किस स्टेट से होकर गुजरती है और किस ओशियन या सी में जाकर ये मिलती है। तो दोस्तों, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, और जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो को देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर सिस्टम। देखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम टर्म ही आता है हिमालयन रिवर, डेट मीन्स ऐसा रिवर जो कि हिमालयन रीजन से ओरिजिन होता है। तो ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा और गंडक तीनों ऐसे रिवर है जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम है या फिर हिमालयन रीजन से ओरिजिन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 मेन रिवर्स आते हैं, जो कि इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। और जबकि ये नीचे का जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है पेनिसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें मेजर रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार और नर्मदा और ताप्ती। तो अगर हम डिटेल से इन दोनों में फ़र्क देखें तो हिमालयन रिवर सिस्टम का जो मेन सोर्स है वो ग्लेशियर है, मतलब कि ग्लेशियर के पिघलने से जो रिवर बनती है वो हिमालयन रिवर सिस्टम कहलाती है। अब पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो ये एक पेनिसुला प्लेटू से ओरिजिन होती है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स भी हो सकता है। और अगर बेसिन की बात करें तो हिमालयन रिवर सिस्टम बेसिन में लार्ज एरिया कवर करता है, जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम एक स्मॉल एरिया कवर करता है। आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि कौन सा ऐसा पेनिसुलर रिवर है जो कि पेनिसुलर प्लेटू का सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। हिमालयन रिवर सिस्टम ये डिपेंड करता है रेन और मेल्ट स्नो, मतलब कि स्नो जब पिघलेगा या मेल्ट होगा तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्लो कैसा रहेगा। जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल, कि जब बारिश होगी तब उसमें वाटर रहेगी, मतलब कि ज़्यादातर नदियों में जब बारिश होगी तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, और जब बारिश नहीं होगी तो उसमें फ्लो कम रहेगा। हिमालयन रिवर सिस्टम पेरेनियल होता है, मतलब कि ये सालों भर बहता है, जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम सीजनल रिवर है, मतलब कि सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब मानसून आएगा तब ये ज़्यादा फ्लो होगा, मानसून नहीं रहेगा तो उसमें फ्लो कम रहेगा। अगर टाइमिंग की बात करें तो पेनिसुलर रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम से काफ़ी ओल्ड है, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम तो हिमालयन के ओरिजिन के बाद आया, और जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम जब इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तभी से है। और अगर हिमालयन रिवर सिस्टम के मेजर रिवर्स की बात करें तो इसमें आता है इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा जैसे रिवर आ जाते हैं। और पेनिसुलर रिवर की बात करें तो गोदावरी, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया के, और आते हैं क्या, नर्मदा हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब पेनिसुलर रिवर है। और इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि जहाँ से हिमालयन रिवर सिस्टम ओरिजिन होता है और जहाँ से सी में मिलता है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है, जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है। अब इस बात से एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे इंडस रिवर सिस्टम 2880 किलोमीटर चलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम 2900 किलोमीटर चलता है, और गंगा 2525 किलोमीटर चलता है। और जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो महानदी 858 किलोमीटर चलता है, गोदावरी 1065 किलोमीटर चलता है, कृष्णा 1327 किलोमीटर चलता है, कावेरी 805 किलोमीटर चलता है, और नर्मदा 1057 किलोमीटर चलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनस जर्नी एट अटोक, इंडस रिवर इज जॉइंड बाई विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि अफगानिस्तान से ओरिजिन होती है और आखिर में अटोक में आकर इंडस में मिलती है? तो ऑप्शन से अमू दरिया, काबुल रिवर, या हेलमंड रिवर, या फिर हरी रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल रिवर। देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि काबुल रिवर काबुल से निकलकर, जो कि अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के करीब जो अटोक है वहाँ पर इंडस से आकर मिल रही है। तो इंडस के अगर मेन पॉइंट्स को देखें तो इंडस की लेंथ है
2880 किलोमीटर, मतलब कि ये 2880 किलोमीटर टोटल बहती है। सिर्फ हिंदुस्तान में ये 1114 किलोमीटर बहती है। इसे सिंधु नदी भी कहते हैं। और इसी नदी के बिना पे हम लोग का जो पहला सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पड़ा है। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर सिस्टम के। अच्छा, ये ओरिजिन जो होता है ये बुखारचू ग्लेशियर से होता है, जो कि एक तिब्बतन रीजन है जिसका एल्टीट्यूड है 4164। और ये किस रेंज में पड़ता है? तो ये कैलाश माउंटेन रेंज में पड़ता है। और जहाँ से ये ओरिजिन होता है, मतलब कि तिब्बत में, उस वक्त इसका नाम सिंगी कंबन रहता है, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। और जब ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान में इंटर करता है तो वो पाकिस्तान के दर्दिस्तान रीजन के चिल्लर सिटीज में पहले इंटर करता है। और इसके मेजर ट्रिब्यूटरी के नाम बोले तो सहयोग, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार या गस्तिंग और दराज है। ये सब जितने भी ट्रिब्यूटरीज है ये अपर पार्ट में है। और लोअर पार्ट के ट्रिब्यूटरी के नाम बोले तो सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब और झेलम। ये साउथ टू नॉर्थ है, लेकिन अगर नॉर्थ टू साउथ बोला जाए तो झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज है। तो ये सारे जो ट्रिब्यूटरी है वो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस के। और ये फाइनली कराची में, पाकिस्तान के कराची में अरबियन सी में जाकर मिल जाता है। तो ये थी पूरी इंडस रिवर की ओरिजिन से ड्रेन होने तक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डज इंडस रिवर इम्पिटी इटसेल्फ? तो अभी हमने ये पढ़ कर आ रहे हैं कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ अपने आप को ड्रेन करती है, तो वो है अरेबियन सी में। और ये किस पाकिस्तान के किस सिटी के पास हो रहा है? ये कराची के पास होता है। या फिर यूँ कह ले कि जो इंडस अपना डेल्टा बनाता है वो पाकिस्तान के किस सिटी के पास बनाता है? तो कराची सिटी के पास। अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। तो ये जो ट्रीटी हुआ था वो किसके द्वारा कराया गया था? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था। इस ट्रीटी में ये फैसला लिया गया था कि कौन सी कंट्री इस दोनों रिवर को, मतलब कि इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज को किस तरह यूटिलाइज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो ब्यास, रवि और सतलज है उसका जो यूज़ होगा वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी। और इंडस, चिनाब और झेलम नदी का जो यूटिलाइजेशन होगा वो पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी। हालांकि इस ट्रीटी के बावजूद भी इंडस दोनों कंट्रीज में बह रही है, इसलिए इंडिया इस इंडस रिवर का 20% हिस्सा यूज़ करेगी। मतलब कि वो हिस्सा किस चीज़ में यूज़ करेगी? वाटर इरिगेशन में, पावर जनरेशन में और ट्रांसपोर्ट पर्पस से इसे यूज़ करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडस रिवर ट्रीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम इन कश्मीर? तो हमारे ऑप्शन है बरी, लिदार, होरू और सिंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बरी। तो चलिए इसे हम मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं वो झेलम का रिवर सिस्टम है। और इस जगह पर देखिए यहाँ पर लिदार जो है वो ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है झेलम से, और यहाँ पर सिंध आकर मिल रही है, और इस जगह से ये फोरू आकर मिलेगी। तो झेलम के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये वेरी नाग से निकलती है जो कि साउथ ईस्टर्न कश्मीर वैली में है। आप इस मैप में देख सकते हैं ये किस जगह पर स्थित है। और इसके मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? लिदार, सिंध और फोरू। और ये मुजफ्फराबाद से साउदर्न डायरेक्शन में मुड़ जाती है, और जो यहाँ पर ये शार्प हेयर पिन का एक शेप बनाती है। और ये उसके बाद ये 170 किलोमीटर तक इंडिया और पाकिस्तान का नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और इस एरिया को कहते हैं मीरपुर, जो कि पटवार प्लेटू का एक एरिया है। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर। और ये चेनाब रिवर से त्रिमू में आके मिलती है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का एक हिस्सा है। और ये 724 किलोमीटर में इसके सिर्फ 160 किलोमीटर ऐसा है जो कि नेविगेबल है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स झेलम नदी की। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। वेयर डज द झेलम रिवर इमर्ज फॉर्मिंग द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री? तो इसे हम लोग अभी ही पढ़ कर आ रहे हैं कि जो झेलम रिवर है वो 170 किलोमीटर नेचुरल बॉर्डर बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जस्ट उसके बाद मीरपुर में इंटर करता है जो कि पोटवार प्लेटू का एरिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पोटवार प्लेटू। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
तो अगला क्वेश्चन है वेयर डज द झेलम रिवर जॉइन द चेनाब। तो झेलम नदी चेनाब से कहाँ आके मिलती है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि झेलम नदी पंजाब प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर त्रिमू नाम का जगह है, वहाँ पर ये चेनाब से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? त्रिमू बैरेज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज चेनाब ओरिजिनेट। देखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में या फिर इंडियन रिवर सिस्टम में दो ऐसी नदियां हैं जिसमें एक आता है चेनाब और दूसरा आता है गंगा। ये दोनों ऐसी नदी है जो कि ओरिजिनेट से इसका नाम चेनाब या गंगा नहीं पड़ा, बल्कि दो नदियों के मिलने से इनका नाम चेनाब और गंगा पड़ा है। चेनाब की बात करें तो इनका जो पहला स्ट्रीम है जिसको भागा कहते हैं, ये 12 पास से निकलता है, और जो चंद्रा है वो 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलता है, और इन दोनों के बीच में है सूरजताल और चंद्रताल लेक। तो ये दोनों 12 पास से और 12 सिगरी ग्लेशियर से ये चंद्रा और भागा निकलती है और टंडी में जाके मिलती है, तो यहाँ पर इसका नाम चेनाब पड़ता है। और ये जब आगे बढ़ती है तो इसके दो सहायक नदियाँ आके मिलती है, इसमें से एक मियार नाला है और दूसरा है साइचर नाला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 पास। और अगर चेनाब के बारे में डिटेल से देखें तो ये इंडस का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि 12 पास से निकलता है, जो कि जस्कर रेंज के लाहौल स्पीति का एक पार्ट है। और ये दो नदियों के मिलने से बनता है जिसमें एक चंद्रा है और एक भागा, इसलिए इसको चंद्रा भागा फ्लो या फिर चंद्रा भागा रिवर भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होकर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहता है और जम्मू एंड कश्मीर में इंटर करता है। उसके जस्ट बाद ये किस्टावा में इंटर करता है, जहाँ पर ये डीप गोर्ज बनाता है जो कि देखने में हेयर पिन बेंड के जैसा लगता है। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के प्लेन एरिया में इंटर करता है जो कि अखनूर के पास है। तो जो भी फ्रेंड मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो इस नाम से उन्हें कुछ टर्म याद आता होगा असल। और जो भी लोग खाने के शौकीन हैं या चावल के शौकीन हैं तो अनफनूर बोलकर एक चावल आता है, बासमती का एक क्वालिटी आता है जो कि यहीं से ये ओरिजिनेट होता है और यही सप्लाई किया जाता है। तो ये रही खाने पीने की थोड़ी सी बातें। चलिए देखते हैं आगे पॉइंट को या फिर अगले पॉइंट को। तो चेनाब अब जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर प्लेन को पार करते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में इंटर करती है। उसके बाद ये पंचनाड़ को पहुंचती है, जहां पर वो झेलम और रावी के वाटर को रिसीव करके सतलज में ज्वाइन होती है। और इस रिवर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, जैसे कि दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बगलिहार प्रोजेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रिवर मर्ज द रावी। तो इससे जस्ट हम लोग पहले पढ़ कर आ रहे हैं क्या कि चेनाब जो है वो पंचनाड में सतलज नदी से मिलने से पहले वो झेलम और रावी के वाटर को रिसीव करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। अगर रावी के बारे में डिटेल से देखें तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होती है। और अगर इसके ड्रेनेज पैटर्न को देखें तो ये पीर पंचाल और धौलाधर रेंज के बीच से होकर गुजरती है, और ये चंबा वैली को क्रॉस करने के बाद ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में मुड़ जाती है, जहाँ पर ये डीप गोर्ज बनाती है धौलाधर रेंज के पास। और ये मधोपुर के पास पंजाब प्लेन्स में इंटर करती है, और उसके बाद ये अमृतसर के नीचे पाकिस्तान में इंटर करती है। और यह पाकिस्तान के रंगपुर को क्रॉस करते हुए सराय सिंधु के पास चेनाब में आकर मिल जाती है। तो ये थी रावी नदी की कुछ इंपॉर्टेंट बात। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रिवर डज द ब्यास मीट एट हरिक्के। ऑप्शन है इंडस, झेलम, चेनाब या सतलज। तो आप देख सकते हैं इस मैप में कि ये इंडस रिवर है और ये है ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर किस नदी में आकर मिल रही है? तो ये है सतलज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। तो अगर ब्यास नदी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, जो कि 4062 मीटर के एलिवेशन पे है, मतलब कि सी लेवल से 4062 मीटर ऊंचा, जो कि पीर पंजाल रेंज के साउदर्न एंड में स्थित है। अच्छा, ब्यास नदी अगर ये भी कहा आ जाए ऑप्शन में कि ब्यास नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो कभी कभी ऑप्शन में 20 कुंड भी होता है जो कि रोहतांग पास के पास है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये धौलाधर रेंज को पार करने के बाद
साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में मुड़ जाती है और हरक्के में सतलज नदी से आके मिलती है। ये इंडस की सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी है जिसकी लंबाई 660 किलोमीटर है, लेकिन ये पूरे के पूरे ब्यास नदी सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही सिचुएटेड है। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। देख सकते हैं आप, ये श्रीनगर है और यहाँ से झेलम ओरिजिनेट हो रही है। देखिए हमने हर रिवर की बात कर ली, सिर्फ सतलज बाकी रह गया। तो चलिए सतलज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सतलज राकाज लेक से निकलती है जो कि मानसरोवर के पास है और ये वेस्टर्न तिब्बत में पड़ता है। अगर एलिवेशन की बात करें तो ये 4570 मीटर के एलिवेशन पे है जो कि इंडस के ओरिजिन से 80 किलोमीटर दूर है। और जब सतलज ओरिजिन होती है तब उस वक्त इसका नाम रहता है लैंगचिन कंबप। और ये इंडस के जैसे ही पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और ये इंडस के तकरीबन 400 किलोमीटर पैरेलल चलती है और सिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है और रोपर से पंजाब प्लेन में इंटर करती है। लेकिन पंजाब प्लेन में इंटर करने से पहले ये नैना देवी धर में एक जॉर्ज बनाती है जो कि बहुत ही फेमस है भाखड़ा डंबल कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये पंजाब प्लेन में इंटर करने के बाद जो कि रोपर या रूपनगर से इंटर करती है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती है और यहाँ पर ब्यास नदी हरिक्के पर आकर सतलज से मिलती है। और सतलज नदी फिरोजपुर से फजिल्का तक 120 किलोमीटर तक नेचुरल बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये रावी, चेनाब और झेलम के वाटर को रिसीव करती है और मैथानकोट में जाकर इंडस से मिल जाती है। और इंडस नदी की टोटल लेंथ है 1450 किलोमीटर, जिसमें 1050 किलोमीटर ये सिर्फ इंडियन टेरिटरी में बहती है। तो दोस्तों अभी तक हमने MCQ के माध्यम से पूरे इंडस रिवर को कवर कर चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच इज़ द रिवर बेसिन विद द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि कैचमेंट एरिया होता क्या है। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है काफ़ी डाउन है या फिर काफ़ी नीचे है और बाकी ये चारों तरफ का एरिया काफ़ी ऊंचा है। तो यहाँ पर जो पानी कलेक्ट होगा वो चारों तरफ से एक जगह आकर कलेक्ट होगा और ये नेचुरली कलेक्ट होगा। तो इस पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया कहेंगे। तो ऐसा कौन सा रिवर है जो कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया रखता है? तो ऑप्शन से गंगा, इंडस, गोदावरी या कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। तो गंगा के ओरिजिन की बात करें। अच्छा, ओरिजिन से पहले आप मुझे ये बताइए कि हमने ऊपर के क्वेश्चंस में 2 ऐसे नदियों के नाम पढ़े थे जिसमें उनका शुरुआती यानी ओरिजिनेट टाइम में उनका रियल नाम वो नहीं था, बल्कि वो किसी और नाम से वो ओरिजिन हुई थी और बाद में 2 नदियाँ मिलकर वो उनका रियल नाम पड़ा। तो एक तो ये गंगा है और दूसरा कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताइए। तो गंगा की बात करें तो गंगा भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, जो कि गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। और ये गौमुख ग्लेशियर है कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और ये अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। लेकिन अलकनंदा भागीरथी से मिलने से पहले 4 और नदियों से मिलती है, तो वो देख लेते हैं पहले। देखिए अलकनंदा सतोपद ग्लेशियर से निकलती है जो कि बद्रीनाथ में है और ये सबसे पहले मिलती है धौली गंगा से विष्णु प्रयाग पर। उसके बाद कुछ देर जाकर वो नंदाकरी से मिलती है नंद प्रयाग पर और उसके बाद वो पिंदार गंगा से मिलती है कर्ण प्रयाग पर। उसके बाद वो मंडाकरी से मिलती है रुद्र प्रयाग पर। उसके बाद ये जाकर देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है और ये कुछ दूर जाने के बाद इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रिवर जॉइंस द गंगा इन इलाहाबाद। तो हम ये पिछले ही क्वेश्चन में कर आ रहे हैं कि इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी से मिलती है। तो कुछ अगर डिटेल पॉइंट्स देखें तो, पर इससे पहले हम ये कहेंगे कि अगर आप ये सब पॉइंट्स अगर नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं इसके पॉइंट को। देखिए इस
मैप में आप देख सकते हैं ये जो गंगा रीजन का एरिया है ये इसका कैचमेंट एरिया है और ये इंडिया में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया रखने वाला रिवर है। तो आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है। गंगा अलकनंदा से देवप्रयाग पर मिलने के बाद ये सबसे पहले ऋषिकेश और हरिद्वार को क्रॉस करती है और ये दोनों ही उत्तराखंड में है और यहाँ तक गंगा को अपर गंगा कैनल कहा जाता है। उसके बाद ये यूपी में इंटर करती है नरोरा से, जिसे हम नरोरा वैली के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद ये कन्नौज में रामगंगा से आकर मिलती है, या फिर यूँ कह लें रामगंगा इसका पहला ट्रिब्यूटरी बनता है कन्नौज में। उसके बाद कानपुर और फतेहपुर के बाद प्रयागराज में या इलाहाबाद में ये यमुना नदी से मिलती है जो कि यमुनोत्री से निकल रही है, और फिर ये मिर्ज़ापुर और वाराणसी के बाद गाज़ीपुर में इसके एक और ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती। उसके बाद ये चौसा जो कि बक्सर में पड़ता है ये यहाँ से बिहार में इंटर करेगी और उसके बाद छपरा डिस्ट्रिक्ट में जाएगी जहाँ पर ये घग्गर नदी से आके मिलेगी जो कि नेपाल से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद पटना में सोन रिवर, हाजीपुर में गंडक और भागलपुर में कोसी रिवर आकर इससे मिलती है। उसके बाद ये झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से पार होते हुए बंगाल में इंटर करेगी और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। तो ये थी पूरी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। और अगर यमुना की बात करें तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। देखिए यमुना नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो सब के सब मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। जैसे कि हम चंबल की बात करें तो ये, या यमुना नदी की किसी भी ट्रिब्यूटरी की बात करें ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है। और सोन एक ऐसी नदी है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी एक ऐसी जो कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है। तो ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आया है कि गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, जो कि गंगा के साथ 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर पैरेलल चलती है जब से, और जहाँ से ओरिजिनेट होती है और जहाँ पर ये इलाहाबाद में आकर मिलती है। तो बात करें अगर यमुना रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। और ये निकलती कहाँ से है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बानरपुच पीक पर है। उसके बाद ये ताजेवाला से प्लेन के एरिया में इंटर करती है और कलसी से जस्ट पहले इसकी एक ट्रिब्यूटरी टोन्स इससे आकर मिलती है, और उस वक्त टोन्स का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है ये उस वक्त ये यमुना से डबल होता है। और यमुना जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो मथुरा तक साउदर्न डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है जहाँ पर ये इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये थी पूरी यमुना रिवर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए तो बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डज द चंबल राइज। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है या कहाँ से ओरिजिनेट होती है। देखिए ये मध्य प्रदेश के मालवा प्लेटू की ये एक जगह है मऊ, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद जब ये ओरिजिनेट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कैपेसिटी होता है या फिर वाटर कैरिंग कैपेसिटी होता है, इसीलिए यहाँ पर 3 डैम बनाए गए हैं, एक गांधी सागर डैम, दूसरा राणा प्रताप सागर डैम और तीसरा जवाहर सागर डैम। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है जहाँ पर इसे कौसिंद रिवर, प्रभावती रिवर और बानस रिवर आकर मिलती है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि चंबल रिवर यमुना रिवर से किस जगह पर मिलती है। तो चंबल रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये मऊ से ओरिजिनेट होती है और ये मऊ कहाँ है, ये मालवा प्लेटू के जनापाव हिल्स पर है। उसके बाद ये चौरा सिगार में एक जॉर्ज में इंटर करती है, उसके बाद सवाई मधोपुर में ये बानस से मिलती है और बेतवा नदी से ये बेतवा नदी से मिलती है हमीरपुर जो कि इटावा में है। और ये बेतवा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भोपाल से ओरिजिनेट होती है। अच्छा बेतवा नदी की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसका नाम है धासन। और आखिर में ये उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना से आकर मिल जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सोन रिवर।
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिवर है जो कि सोन नदी का ट्रिब्यूटरी नहीं है? कान्हार, मायांगदी या जोहिल्ला या रेहांड? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मायांगदी। तो अगर सोन रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये गंगा का एक साउदर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। ये गंगा से दानापुर में मिलती है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका कैचमेंट एरिया का बात करें तो इसका कैचमेंट एरिया 71,259 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये गंगा का एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसके भी जो ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी के भी जो ट्रिब्यूटरी है, वो सभी राइट बैंक ही हैं, जैसे कि जिसमें आते हैं जोहिल्ला, रेहांड, कान्हार और नॉर्थ क्योल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोन नदी की भी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज रिवर ऑफ सोरोज? तो रिवर ऑफ सोरोज किस नदी को कहा जाता है? द चंबल, द दामोदर, द काली या द रामगंगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? द दामोदर। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि रिवर ऑफ सोरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं? चलिए दामोदर के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो दामोदर है ये छोटा नागपुर प्लेटू के रिफ्ट वैली से ओरिजिनेट होती है और इसे सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है जो कि कलकत्ता से 48 किलोमीटर दूर है। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 541 किलोमीटर का है। और इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका कैचमेंट एरिया 25,820 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये थी दामोदर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब दामोदर और हुगली नदी की बात कर रहे हैं तो फड़क्का डैम के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ही लेते हैं। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ये गंगा रिवर पर सिचुएटेड है और ये वेस्ट बंगाल के फड़क्का टाउन में है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसे बनाने का जो सबसे प्राइमरी फैक्टर था या फिर सबसे मेन मकसद था वो था गंगा रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके हुगली रिवर में भेजना, ताकि ड्राई सीजन में इसमें नेविगेबल आसानी से हो सके और कोलकाता पोर्ट को वाटर प्रोवाइड कर सके। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो इसको 1975 में कंप्लीट किया गया था और इसकी लंबाई 2240 मीटर है जिसमें 109 गेट्स हैं। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब कि पर्यावरण और सामाजिक अर्थशास्त्र प्रभाव भी पड़ता है, जिसमें रिवर इकोलॉजी, सेडिमेंटेशन पैटर्न और जो भी एग्रीकल्चर और फिशरीज डाउनस्ट्रीम भी शामिल हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं? तो ऑप्शन है चंबल, दामोदर, घाघर या काली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काली। अगर काली की कुछ डिटेल्स से पॉइंट देखें तो ये ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है कुमाऊं और नेपाल के बीच में। और ये टनकपुर से प्लेन एरिया में इंटर करता है और इसके और भी नाम से जैसे कि शारदा और चौखा। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो हमें पता है कि जो हिमालयन रेंज है उसे लॉन्गिट्यूडनल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग इंडस रिवर से सतलज रिवर तक का है जिसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, और दूसरा भाग सतलज से काली रिवर का है जिसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, और तीसरा भाग काली से तीस्ता रिवर तक का है जिसके हम नेपाल हिमालय कहते हैं, और चौथा तीस्ता से दिबांग का एरिया है जिसे हम आसाम हिमालय भी कहते हैं। तो हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में ये पढ़ा था कि इसमें से कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है या फिर कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है। तो आप इसे मुझे कमेंट में करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंडक? तो आपके ऑप्शन है बरी, बेतवा, मायानगोदी या त्रिशूली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरी। तो देखिए अगर गंडक के बारे में डिटेल से देखें तो ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर एरिया से ओरिजिनेट होता है और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है काली गंडक, मायानगदी, बरी और त्रिशूली। और इसके ड्रेनेज एरिया या कैचमेंट एरिया की बात करें तो ये 46,300 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ 7,620 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में है। तो ये थी गंडक की कुछ बातें। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रिवर इंटर्स बांग्लादेश एच जमुना?
तो कौन सा ऐसा रिवर है जो कि बांग्लादेश में इंटर करने के बाद उसका नाम जमुना पड़ जाता है? तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसी नदी है जिसका नाम पद्मा पड़ जाती है बांग्लादेश में इंटर करने के बाद? अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में इसका नाम आता है और इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये चेमयंगडंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जो कि कैलाश रेंज के मानसरोवर लेक के पास है और ये एक तिब्बतन रीजन का एक एरिया है। और जब ये ओरिजिनेट होता है तब इसका नाम सैंगपो रहता है और चाइना में इसे यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। और मरियम ला एक ऐसा पास है जो मानसरोवर लेक को ब्रह्मपुत्र से सेपरेट करता है और ये तकरीबन 1800 किलोमीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहता है, जहाँ पर हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा बरुआ कि वहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, जहाँ पर इसका नाम दिबांग पड़ जाता है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है सादिया टाउन से। और जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करेगा इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाएगा। और इंडिया में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी इससे आके मिलेगी लोहित, जो कि एक वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और उसके बाद ये आसाम में इंटर करेगी, जहाँ पर ये एक आइसलैंड बनाएगी जिसे हम माजुली आइसलैंड के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवरिन आइसलैंड है। उसके बाद इससे सुवर्णश्री, धनश्री, कपिली जैसे ट्रिब्यूटरी आके मिलेंगे। उसके बाद मानस भी एक ट्रिब्यूटरी जो इससे आके मिलेंगे और फिर जमुना नाम से ये बांग्लादेश में इंटर करेंगे, जहाँ पर ये गंगा से मिलेगी, जो कि बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो चुका है, वो यहाँ पर उससे मिलेगी। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद इससे एक रिवर आके मिलेगी मेघना और उसके बाद इसका नाम पड़ जाएगा मेघना और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाएगी और यहाँ पर ये सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाती है। तो ये थी ब्रह्मपुत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग इसे याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द रिवर आइसलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अभी हम लोगों ने इसे पढ़ के आए हैं कि जब ब्रह्मपुत्र आसाम में इंटर करती है तो ये एक आइसलैंड बनाती है जिसे हम माजुली आइसलैंड भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवरिन आइसलैंड है, तो आप लोग इसे याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच डैम इज़ बिल्ट ऑन द महानदी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था हिमालयन रिवर सिस्टम को, कि हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग। तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये विच डैम इज़ बिल्ट ऑन द महानदी। तो ऑप्शन से बांका डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम या सरदार सरोवर डैम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड डैम। अगर महानदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये सिहावा के दंडकरनाया से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर शेप की बात करी जाए तो इसकी जो बेसिन एरिया है वो सौसर शेप का है, जो कि छत्तीसगढ़ प्लेन में आता है। और यहीं पर हीराकुंड डैम है, जो कि इंसान के द्वारा या फिर यूँ कह लें कि लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है पूरी दुनिया में। और अगर मैप के थ्रू देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है महानदी। ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से। इसमें जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है वो है शिवनाथ, उसके बाद है जोंक, उसके बाद हसदो, फिर मांदा। तो ये 4 ऐसे ट्रिब्यूटरी है जो कि छत्तीसगढ़ में महानदी में आकर मिल रही है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सबसे पहले आके मिलेगी आईबी, फिर उसके बाद ओंग और उसके बाद तेल। और कुछ दूर चलने के बाद ये ईस्टर्न घाट को पार करते हुए चिरका लेक बनाएगी और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। तो ये थी महानदी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुला इंडिया। तो इससे तो आप सभी जानते हैं वे कौन सी है, तो ये है द गोदावरी। तो गोदावरी के अगर कुछ डिटेल से देखें तो ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिसुला इंडिया के, जिसे हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका कैचमेंट एरिया है 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 10% है पूरे इंडिया का। अगर स्टेट की बात करें तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका, ये इसका कैचमेंट एरिया का स्टेट्स है। और इसके ओरिजिनल सिर्फ गोदावरी रिवर की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो ये नासिक जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और वहाँ से भी कहाँ से, ये नॉर्दर्न सह्याद्री के त्रिम्बक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये तेलंगाना जाती है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। वैसे तो इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन इसके जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है वो है मांजरा, जो कि कुंदलवाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और तेलंगाना में जाके ये गोदावरी से मिल जाती है। और जब ये राजमुद्री के पास पहुँचती है तो ये दो स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, जिसके ईस्टर्न स्ट्रीम को हम कहेंगे गौतमी गोदावरी और वेस्टर्न स्ट्रीम को वशिष्ठा गोदावरी। और आखिर में जाके ये बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और मैप के थ्रू देखें तो आप देख सकते हैं ये त्रिम्बक हिल है, जहाँ ये महाराष्ट्र का नासिक में है और यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद ये तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल। लेकिन इसका कैचमेंट एरिया की बात करें तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका ये सभी हैं। इसके अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से है, मांजरा, जो कि महाराष्ट्र से निकल रही है और तेलंगाना में जाकर इससे मिल रही है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वादरा, वेनगंगा, इंद्रावती और साबरी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी के। तो ये सारे पॉइंट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रिवर राइजेस फ्रॉम त्रिम्बक प्लेटू ऑफ नॉर्थन सह्याद्री। तो इस क्वेश्चन को अभी जस्ट हम लोग करके आ रहे हैं कि यहाँ त्रिम्बक प्लेटू से कौन सी नदी निकल रही है, तो गोदावरी नदी निकल रही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो इसे भी हम लोग देख कर आ रहे हैं कि द ओनली एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गोदावरी की, वो कौन सी है, मांजरा, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना में आकर गोदावरी से मिल जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज द गंगा ऑफ द साउथ। देखिए दो टर्म आते हैं, एक होता है द गंगा ऑफ द साउथ और एक होता है दक्षिण गंगा और एक होता है वृद्ध गंगा। तो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा ये दोनों हिंदी टर्म्स हैं। तो जो दोनों हिंदी टर्म्स है वो दोनों के लिए आ जाएगा गोदावरी। और ये जो इंग्लिश टर्म है गंगा ऑफ द साउथ, तो ये किसके लिए आता है, ये कावेरी के लिए आता है। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, आप लोग इसे याद रखिएगा, गंगा ऑफ द साउथ कावेरी और वृद्ध गंगा ये दक्षिण गंगा गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी। तो कावेरी रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसे गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। और अगर सोर्स की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह आ जाती है कि जो इसका कैचमेंट एरिया है वो नीलगिरी हिल्स की वजह से दो पार्ट में बट जाता है। जिसके अपर पार्ट में जब समर सीजन चलता है तो वो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल इस पर होता है। और इसका जो लोअर पार्ट है वो रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, जो कि विंटर सीजन में आता है, वो उस टाइम ये रेन देता है। तो ये इसका कैचमेंट एरिया दो पार्ट में बटा हुआ है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में समर मानसून और लोअर पार्ट में रिट्रीटिंग मानसून। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कावेरी रिवर का नाम बेस्ट रेगुलेटेड रिवर में भी आता है, क्योंकि इसका 90 से 95% जो वाटर है उसको इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है या फिर पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिससे बनाए जाते हैं। और इसी रिवर पर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। ये रिवर श्रीरंगम में खुद को नेचुरली दो चैनल्स में बांट देता है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट कोलिद्दम कहलाता है और साउदर्न पार्ट कावेरी ही रह जाता है। और ये आखिर में एक क्वाड्रिलेटरल शेप का डेल्टा बनाता है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा रिवर है जो कि बर्ड फुट डेल्टा बनाता है? चलिए आप लोग मुझे कमेंट में इसे बताइए। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये ब्रह्मगिरी रेंज है और ये बाबा बुदन हिल्स है, और ये दोनों कहाँ है, वेस्टर्न घाट पर। ये यहाँ से कावेरी ओरिजिनेट होती है और ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बाद अपने आप को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है।
और इसके ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है यागाची, शिमशा, अर्कावती और सराबंगा। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है लक्ष्मण तीर्था, गुंदार, मोयार, भवानी, नोयाल, अमरावती, नानगंजी और गोदावनर। तो ये सारे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है और ये देख सकते हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन रिवर इज शिव समुद्रम वाटरफॉल सिचुएटेड। तो अभी हम इसे देख कर आ रहे हैं कि शिव समुद्र जो है वो किस नदी पे है, तो ये है कावेरी नदी पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए कावेरी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट, अरावली या हिमालय या यमुनोत्री। तो ऑप्शन से देख कर ही आप लोगों को बहुत ही ईजी लगता होगा कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। तो अगर कृष्णा रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुला इंडिया का, और ये वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। और ये आर्क्यूट्स सेब का एक डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा बनाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इसके अगर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा और भी इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिसमें कोयना डैम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कृष्णा रिवर के। और अगर मैप के थ्रू देखें तो ये देख सकते हैं, ये है आपका कृष्णा रिवर। ये वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से निकल रही है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये कर्नाटका में एंटर करती है, उसके बाद तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में। और इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, जिसमें आता है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा और ये एक मौसी। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुला। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी पेनिसुला इंडियन रिवर सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं फ्लो के हिसाब से। एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम और एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। तो अभी तक हम जितने भी पढ़े हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पढ़े, तो वो सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर थे। और ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बोल रहा है, मतलब कि ये जो भी ड्रेन होंगे या फिर जो भी डेल्टा या एस्चुरी बनाएंगे वो सभी अरेबियन सी में बनेगा। तो यही पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिसुला इंडिया का वो कौन सा है, लूनी, महानदी, नर्मदा या साबरमती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश के सहदेव डिस्ट्रिक्ट में है। और ये विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और ये जबलपुर में आकर धुआंधार फॉल बनाती है, जिसका मतलब होता है क्लाउड्स ऑफ मिस्ट्स। और आखिर में आकर ये अरबियन सी में एस्चुअरी बनाती है। और नर्मदा रिवर पे ही सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड है। तो अगर मैप में देखें हम लोग तो आप ये देख सकते हैं, ये है नर्मदा रिवर। ये अमरकंटक प्लेटू से निकलकर ये विंध्या और सतपुरा के रेंज के बीच से जो रिफ्ट वैली है वहाँ से होकर गुजर रही है। आप इस मैप में कई इंपॉर्टेंट लोकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कैमूर हिल्स, उसके बाद ये मैकाल हिल्स, फिर धूपगढ़ हिल्स, महादेव हिल्स। तो ये सभी मध्य प्रदेश में है। और ये महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, ये अजंता रेंज, चंदौर रेंज और निर्मल रेंज। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं गुजरात में मानदेव रेंज और सतमाला रेंज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ कंबत। तो ये मैप आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे सकते हैं अगर आप इसे ठीक से नोट डाउन करते हैं तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच इंडियन रिवर इज़ द धुआंधार फॉल लोकेटेड। तो इसे हम अभी ही कर आ रहे हैं कि धुआंधार जो फॉल है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, तो वो है नर्मदा रिवर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द ट्विंस ऑफ द नर्मदा। तो नर्मदा का ट्विंस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तापी नदी को। अगर तापी नदी को हम देखें तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है तापी नदी और ये जहाँ से ओरिजिनेट होती है इस जगह का नाम है मुल्ताई, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट
जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसे ट्विंस ऑफ नर्मदा या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। और इसके कैचमेंट एरिया में कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे? तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, गिरना, बोरी और पंजरा। और इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो अनेर, अनुरावती और गोमाई। तो ये थी ताप्ती और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द साबरमती। तो ऑप्शन है पंचनाड, हतमाती, मेशवा या सेधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पचनाड। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि पचनाड किस रिवर से बिलोंग करता है। तो अगर साबरमती के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये 320 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि कॉम्बाइंड स्ट्रीम से मिलकर बनती है साबर और हेतमाती से। और ओरिजिनेशन की बात करें तो ये अरावली रेंज के मेवार हिल से ओरिजिनेट होती है और इसके ट्रिब्यूटरी है हेतमाती, सेधी, वाकुल, मेशवा, वत्रक। तो ये थी कुछ पॉइंट्स साबरमती रिवर्स की। तो दोस्तों हमने एमसीक्यू के थ्रू और मैप के थ्रू पूरे इंडियन रिवर सिस्टम को कवर किया, जिसमें हमने लगभग हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हर इम्पोर्टेंट जो भी रिवर सिस्टम थे उसे हमने कवर किया। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।